फ्रेंड, मैं विकास परमार एक बार फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ। ये क्लास नोट्स है बच्चों। ये जल्दी से जल्दी आप लोगों का सिलेबस कवर करवा देंगे और आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। साइंस की क्लास भी मैं डाल चुका हूं, उसके भी इम्पोर्टेंट जो चैप्टर है वो आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हरियाणा का मैदानी भाग समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। लगभग 700 से 900 फीट की ऊंचाई पर है। मीटर में पूछा जाए तो 230 से 300 मीटर की ऊंचाई पर है। तो ऊंचाई मैं लगभग सभी की बता चुका हूं आप लोगों को। अरावली की पहाड़ियां हरियाणा के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये मेवात और गुरुग्राम के अंदर स्थित है। भौगोलिक दृष्टि से हरियाणा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। भौगोलिक दृष्टि से ये चीज़ याद रखना बच्चों। 3 इकाइयां हैं, कुरुक्षेत्र, हरियाणा और भटियाना। तो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भटियाना के ऊपर किसका अधिकार था? तो भटियाना के ऊपर राजपूतों का अधिकार था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट है आप लोगों के सामने कि डॉक्टर जसवीर सिंह ने अपनी किस पुस्तक में हरियाणा को मुख्य रूप से 8 भागों में विभाजित किया है? तो उनकी पुस्तक का नाम था एग्रीकल्चर ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा। और इसके अंदर 8 भाग आप लोगों को बताए गए हैं। तो इनमें एक है तरंगित बालू मैदान, शिवालिक मैदान, गिरिपाद मैदान, जलोढ़ मैदान, बाढ़ के मैदान, मरुस्थलीय मैदान, अरावली का पथरीला प्रदेश, अनकाई दलदल। तो मैंने आपको बता दिया था ऊपर इससे पहली वाली वीडियो में, ये शिवालिक मैदान था, ये गिरिपाद मैदान था, उसके नीचे जलोढ़ मैदान था, और इस साइड में सिरसा की साइड में अनकाई दलदल था। बाढ़ के मैदान इस साइड में है। ये सारे के सारे जो पूर्वी साइड है ये बाढ़ के मैदान है। मरुस्थलीय मैदान इस साइड में है सारे के सारे, हरियाणा के मैप के ऊपर बच्चों। उसके बाद अरावली का पथरीला प्रदेश नीचे की साइड में है, अनकाई दलदल भी आपको बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास नदियों के बारे में। उत्तरी अफवाह तंत्र की बात करता हूँ तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यमुना नदी है। यमुना नदी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना। ठीक है, हरियाणा के अंदर और यूपी के अंदर ये 320 किलोमीटर की सीमा बनाती है। हमारे हरियाणा की पूर्वी साइड में ये नदी बहती है। अगर इसके बारे में पूछा जाए कि ये निकलती कहाँ से है तो उत्तराखंड में बंदरपुर श्रेणी से निकलती, यमुनोत्री नामक जगह से। लेकिन अगर हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा में ताजेवाला यमुनानगर के पास कलेसर के समीप हरियाणा में प्रवेश करती है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ फिर ये यमुनानगर से होती हुई इस साइड में करनाल, पानीपत, सोनीपत, फरीदाबाद, दिल्ली और फिर पलवल के हसनपुर से होती हुई यूपी की साइड में चली जाती है। 320 किलोमीटर की लंबी सीमा बनाती है, बता चुका हूँ मैं। ये 12 मासी नदी है, 12 महीने बहती है। और कहाँ कहाँ पे है देख लो, ये लिख रखा है यमुनानगर के अंदर, करनाल के अंदर, पानीपत के अंदर, सोनीपत के अंदर, फरीदाबाद के अंदर, पलवल के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट नदी है सरस्वती नदी। यह नदी हिमाचल प्रदेश सिरमौर से निकली है और हरियाणा में ये कहाँ कहाँ बहती है? अम्बाड़ा के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, कैथल से, यमुनानगर के अंदर भी बहती है। यमुनानगर से एंट्री करती है आदि बद्री नामक जगह से हरियाणा में प्रवेश करती है। और आदि बद्री नारायण मंदिर सरस्वती नदी के किनारे है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। और महाभारत में वर्णित नरकातारी तीर्थ किस नदी के किनारे है वो भी आपको सरस्वती नदी के किनारे बताना पड़ेगा। और सरस्वती की सहायक नदी की बात करता हूँ तो मारकंडा और टांगरी, ये दोनों सरस्वती की सहायक नदियाँ हैं। ये आखिरी में मैं मैप पे भी कराऊंगा आप लोगों को, डोंट वरी, बी हैप्पी। यह लोर, भवानीपुर, बाल, छपरा, खेड़ा, पेवा, सिरसा से गुजरती हुई घग्गर नदी में मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है घग्गर नदी के बारे में। तो घग्गर नदी हरियाणा की बरसाती नदी कहते हैं इसको। 12 मासी नदी की बात करें तो यमुना बता दी, घग्गर नदी बरसाती नदी है। यह भी हिमाचल प्रदेश से निकलती, डागसाई से निकलती है। और हरियाणा के अंदर ये पंचकुला के अंदर प्रवेश करती, कालका से प्रवेश करती है हरियाणा के अंदर। और फिर पंचकुला होती हुई, अम्बाला होती हुई, कैथल होती हुई, फतेहाबाद से सिरसा। एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि क्या घग्गर नदी कुरुक्षेत्र के अंदर बहती है? तो उसका आंसर होगा नहीं, कुरुक्षेत्र के अंदर ये नहीं बहती। हनुमानगढ़ से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये हरियाणा की मौसमी नदी है। झाझरा और कौशल्या इसकी सहायक नदियाँ हैं, ये याद रखना बच्चों। उसके बाद टांगरी नदी के बारे में बात करता हूँ। इससे पहले मारकंडा नदी भी आती है वो, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं दे पाया, उसके बारे में आपको बता ही देता हूँ। उससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो आता है,
मारकंडा नदी प्रमुख रूप से कहाँ बहती है, तो कुरुक्षेत्र के अंदर बहती है प्रमुख रूप से। और मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के नाहन के पास शिवालिक से निकलती है और अम्बाड़ा के नज़दीक हरियाणा में प्रवेश करती है, अम्बाड़ा से प्रवेश करती है मारकंडा नदी हरियाणा के अंदर। और मारकंडा जो है इसका प्राचीन नाम अरुणा था। और मारकंडा की सहायक नदियों की बात करें तो रण, बेगना, नकटी, बलियाड़ी, आमरी, ये सारी की सारी मारकंडा की सहायक नदियां हैं। अगर मैं टांगरी की बात करता हूँ तो टांग पर मोर नाचता है, मोर से बन जाएगा मोरनी, तो मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है टांगरी नदी। और यह नदी अम्बाला में बहती हुई मोलाना के समीप मारकंडा में मिल जाती है। तो टांगरी मारकंडा में मिलती है और मारकंडा और टांगरी सरस्वती की सहायक नदियाँ, ये याद रखना। उसके बाद राक्षसी नदी है, यह नदी यमुनानगर जिले के बिलासपुर के मैदानी क्षेत्र से निकलती है और लाडवा नामक स्थान पर चेतंग नदी के साथ मिल जाती है और ये भी एक बरसाती नदी है। उसके बाद है चेतंग नदी के बारे में, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी चेतंग। यह नदी शिवालिक की पहाड़ियों के निचले क्षेत्र से निकलती है तथा सरस्वती नदी के समानांतर बहती है। यह प्राचीन काल में घग्गर नदी की सहायक नदी हुआ करती थी, जिसका पुराना पाठ आज भी विद्यमान है वहाँ पे। शीशवाल जो है इसहार के अंदर, वो चेतंग नदी के किनारे है, ये याद रखना, ये पेपर में आ चुका क्वेश्चन। उसके बाद अगली नदी है दक्षिण प्रवाह तंत्र के बारे में बात करता हूँ तो दो मुख्य इंपॉर्टेंट नदियाँ, एक तो इंदौरी और एक साइबी। इंदौरी जो नदी है 50 किलोमीटर तक बहती है, ठीक है, और यह नदी नूह के निकट मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। और साइबी नदी इसकी सहायक नदी है। साइबी नदी का और इंदौरी नदी का संगम होता पटौदी में, ये मेरे मामे हैं यहाँ पे पटौदी के अंदर। तो एक बार इसके अंदर बाढ़ आ गई थी तो सारी फसल बर्बाद हो गई थी, क्योंकि इन दोनों नदियों का कम्बिनेशन होता है इंदौरी के अंदर और साइबी के अंदर। पटौदी वही जगह है जहाँ पे नवाब मंसूर अली खां पटौदी जो भारतीय क्रिकेट टीम से संबंधित थे वो पटौदी से ही है, और सैफ अली खान पटौदी से ही बिलोंग करते हैं एक प्रकार से। इंदौरी के बाद साइबी नदी के बारे में बात करता हूँ तो ये हरियाणा की मेवात की पहाड़ियों से निकलती है। वैसे तो राजस्थान से निकलती है, लेकिन हरियाणा के अंदर पूछी जाए तो मेवात की पहाड़ियाँ आंसर दोगे आप लोग। यह नदी राजस्थान की जयपुर की सीवर पहाड़ियों से निकलती है। हरियाणा में प्रवेश करने के पश्चात यह गुरुग्राम और झज्जर और रेवाड़ी में भी बहती, बता देता हूँ। मतलब गुरुग्राम और झज्जर होते हुए अनंत झील है, नजफगढ़ झील में समा जाती है दिल्ली के अंदर। तो मतलब ये है कि यहाँ से जैसे जयपुर से ये आई मेवात की पहाड़ियों से, ठीक है, होती हुई उसके बाद रेवाड़ी, फिर गुरुग्राम, फिर झज्जर और फिर दिल्ली और फिर नजफगढ़ झील में मिल गई, ठीक है। उसके बाद अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है कि गुरुग्राम व रेवाड़ी में किस नदी के द्वारा सिंचाई होती है, तो साहिबी नदी के द्वारा। तो रेवाड़ी के अंदर भी है और इसका ऋग्वेदिक नाम है दृष्टदंती। उसके बाद नेक्स्ट नदी है कृष्णावती कसौती नदी। यह नदी राजस्थान के नीम के थाना नामक स्थान से निकलती है। हरियाणा के नारनौल, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ चुका है। हरियाणा के नारनौल महेंद्रगढ़ में प्रवेश करते हुए फिर ये रेवाड़ी में जाकर लुप्त हो जाती है। तो मतलब कृष्णावती या कसौती नदी कहाँ कहाँ बहती है, महेंद्रगढ़ के अंदर और रेवाड़ी के अंदर। उसके बाद दोहन नदी, ये डोसी की पहाड़ियों से निकलती है। डोसी की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, नारनौल के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर। यह नदी राजस्थान के नीम के थाना से निकलकर हरियाणा के महेंद्रगढ़ में बहती है और लगभग 50 किलोमीटर के बाद लुप्त हो जाती है दोहन नदी। लेकिन हरियाणा के अंदर पूछा जाए तो डोसी की पहाड़ी आंसर दोगे आप लोग। वैसे तो राजस्थान से निकलती है, लेकिन हरियाणा के अंदर डोसी की पहाड़ी से आंसर दोगे आप। और इसका प्राचीन महत्व भी बहुत ज़्यादा है। दोहन नदी का प्राचीनतम महत्व है इसका कि भृगु ऋषि की पत्नी दिव्य पौमिला के नेत्र से निकली थी ये नदी, कहा जाता है ऐसा। अब देखो एक बार यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये बंदरपुच की पहाड़ी है, यमुना नदी के बारे में बता रहा है। तो ये यमुनानगर से करनाल, करनाल से पानीपत, पानीपत से सोनीपत, फिर फरीदाबाद और फिर पलवल के हसनपुर से होती हुई चली गई। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से ना इस यमुना नदी ताजेवाला से दो नहर भी निकाली गई है, एक पश्चिमी यमुना नहर, एक पूर्वी यमुना नहर। तो पश्चिमी यमुना नहर सबसे पुरानी नहर है, 1879 में इसका निर्माण हुआ था पश्चिमी यमुना नहर का, ठीक है। और यहाँ पे ये क्या बताना चाहता है, देखो एक बार, यमुनानगर के ताजेवाला बैराज से हरियाणा में प्रवेश करती है, बता चुका हूँ। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पे है यमुनानगर के अंदर, जो लाल जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है, और इसी के पास हथनी कुंड है। और आपको बता देता हूँ कलेसर राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय दर्जा कब मिला है, 8 दिसंबर 2003 को, ठीक है। अब ये मैप के ऊपर दिखा देता हूँ आपको।
तो ये यमुना नदी हो गई, यमुनानगर के अंदर प्रवेश किया इसने। यमुनानगर से करनाल, फिर पानीपत, फिर सोनीपत, फिर दिल्ली, फिर फरीदाबाद, फिर हसनपुर होते हुए 320 किलोमीटर की सीमा ये बनाती है। और अगर मैं घग्गर नदी के बारे में बात करता हूँ तो मैंने बताया था घग्गर नदी कुरुक्षेत्र के अंदर नहीं बहती। तो घग्गर नदी देखो ये हिमाचल प्रदेश से निकली और फिर ये पंचकुला के अंदर एंट्री करती है सबसे पहले, उसके बाद फिर अम्बाड़ा जाएगी, फिर केथड़ जाएगी, और केथड़ से होते हुए फतेहाबाद, और फिर दो धाराओं में बढ़ जाएगी, एक तो इस साइड में चली जाएगी, एक इस साइड में चली जाएगी, सिरसा होते हुए। ठीक है। और सरस्वती नदी भी ये रही आपकी, यमुनानगर के आदि बद्री से प्रवेश करेगी, उसके बाद अम्बाला, अम्बाला से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से केथड़, और इस तरीके से फिर घग्गर में मिल जाएगी ये। ठीक है। और नीचे से आपको मैं बता ही चुका था कि इंदौरी और साहिबी, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी। तो जो सबसे पहले आपको बताया था इंदौरी, ठीक है, वो मेवात से, मेवात से फिर गुरुग्राम और रेवाड़ी। ठीक है। और साहिबी नदी भी आपको बता दिया मैंने। ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही बच्चों, फिर मिलते हैं एक ब्रेक के बाद, तब तक दुआओं में याद रखना, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।